नमस्कार साथियों, आज हिंदी की दूसरी जो कक्षा है उस दूसरी कक्षा का मैं जो अपन चर्चा कर रहे थे दूसरी कक्षा में लिपि की। ठीक है, तो इसी लिपि का आज है भाग 2। आज है भाग 2 और इस भाग 2 में हम चर्चा करेंगे कौन सी लिपि की? ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो देखो आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है क्या? ब्राह्मी लिपि। ठीक, दूसरी कक्षा है हिंदी की, लिपि का टॉपिक है ये, भाग 2 है किसका? लिपि का। और ब्राह्मी लिपि की चर्चा हमें आज के टॉपिक में करना है। अब देखो, इससे पिछली वाली वीडियो में यानी भाग 1 में हमने लिपि का देख लिया था कि भारत में 3 प्रकार की लिपियां प्रचलन में थी। एक लिपि, सबसे पुरानी लिपि जिसको सबसे प्राचीनतम लिपि की संज्ञा दी गई है वो है सिंधु लिपि। दूसरी जो लिपि है वो है खरोष्ठी लिपि और तीसरी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। अब आज की चर्चा ब्राह्मी लिपि को लेकर है। तो ब्राह्मी लिपि को भारत की सभी लिपियों की या भारतीय लिपियों की क्या कही जाती है? जननी कही जाती है। ठीक है, तो जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत की लिपियों की जननी के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि के भी रूपों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो इसको 200 BC में कहा गया अशोक लिपि। अशोक या फिर अशोका ब्राह्मी, अशोक लिपि या फिर अशोका ब्राह्मी लिपि इसको कहा गया। इसके बाद 100 BC में इसको कहा गया कौसाड़ ब्राह्मी लिपि। क्या कहा गया? कौसाड़ ब्राह्मी लिपि। इसके बाद 400 AD में इसको कहा गया गुप्त लिपि। इसको कहा गया गुप्त लिपि। इसके बाद 700 AD में इसको कहा गया सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि कहा गया इसको। 700 AD में सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका को डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि भी कहा। डॉक्टर बूलर ने न्यून कोणीय लिपि भी कहा किसको? सिद्ध मातृका लिपि को। आगे चलकर इसी सिद्ध मातृका लिपि को कुटिल लिपि कहा जाने लगा। आगे चलकर इसी को क्या कहा जाने लगा? कुटिल लिपि कहा जाने लगा। तो चाहे कुटिल लिपि बोलो, चाहे सिद्ध मातृका बोलो, चाहे न्यून कोणीय बोलो, बात एक ही है। मतलब सिद्ध मातृका लिपि को बूलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा और बोधगया के जो स्तूप है वो इसी लिपि में, सिद्ध मातृका लिपि में क्या दिए गए हैं? लिखे गए हैं। ठीक, तो ये जो ब्राह्मी लिपि है, इस ब्राह्मी लिपि को ये इस तरीके से अशोका लिपि कहा गया, कौसाड़ लिपि कहा गया, गुप्त लिपि कहा गया, सिद्ध मातृका लिपि कहा गया और कुटिल लिपि कहा गया। अब ये जो कुटिल लिपि, इस कुटिल लिपि से 2 लिपियां निकली। एक लिपि निकली शारदा। एक लिपि कौन सी निकली? शारदा। और एक लिपि निकली देवनागरी। एक लिपि निकली देवनागरी। तो एक लिपि निकली शारदा लिपि, एक लिपि निकली कौन सी? कुटिल लिपि। सॉरी, शारदा लिपि और एक देवनागरी लिपि। जो शारदा लिपि है ये शारदा लिपि और ये कौन सी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, तो शारदा लिपि और शारदा लिपि जो थी, ये जो शारदा लिपि, इस शारदा लिपि से ही लहंदा, इस शारदा लिपि में लिखी जाती है लहंदा, इस शारदा लिपि में लिखी जाती है पंजाबी। ठीक है,
पंजाबी इस शारदा लिपि से ही निकली, मतलब पंजाबी की जो गुरुमुखी लिपि है वो शारदा लिपि, लहंदा जो है वो शारदा लिपि, कश्मीरी जो लिखी जाती है वो भी शारदा लिपि को फॉलो करती है, और ज्यादातर भारत की जो भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बोडो हुई, खस हुई, ठीक है, संथाली हुई, तो ऐसी कई है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, नेपाली है, बोडो है, खस है, ये जो सारी भाषाएं हैं, ये सिंधी भाषा है, ये सब भाषाएं काय में लिखी जाती हैं, नेपाली में, सॉरी देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी की नहीं है देवनागरी लिपि, इसके अलावा हिंदी के अलावा कई ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि की व्यवस्था को क्या करती हैं, अपनाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ब्राह्मी की, भारत की जो जननी है लिपियों की वो कौन है, तो ब्राह्मी है। इसी ब्राह्मी को आगे कहते, आगे बदलता चला गया, यहाँ से जो गुप्त लिपि है, इसी गुप्त लिपि से निकली है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि, और फिर इस कुटिल लिपि से ही दो शाखाएं हुई, एक शारदा, एक देवनागरी। तो देखो, अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि भारत की लिपियों की जननी कौन है, तो ब्राह्मी है। अगर ये पूछा जाए कि देवनागरी कैसे निकली है, तो हम कहेंगे गुप्त लिपि से। अगर गुप्त के अंदर अगर पूछा जाए, तो देखो गुप्त के बाद कौन सी आई, सिद्ध मातृका यानी कुटिल आई, इसी कुटिल के अंदर, इसी कुटिल से निकली क्या, देवनागरी, और ये कौन सी है, शारदा और देवनागरी, ये दो निकली कैसे, कुटिल से। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि की ये जो शाखाएं हमें देखने को मिली हैं, ये शाखाएं ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली की शाखाएं हैं। ये कौन सी शाखाएं हैं, उत्तर शैली की शाखाएं हैं। इसी ब्राह्मी की अगर हम दक्षिण शैली की अगर हम बात करें, इसी ब्राह्मी लिपि की अगर हम दक्षिण शैली की बात करें, तो ये जो दक्षिण शैली है ब्राह्मी लिपि की, इस दक्षिण शैली का जो विकास किया, जो वो किसने किया, पल्लवी राजाओं ने किया, यानी पल्लव वंश ने किया, और इसी से यानी ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से ही तमिल भाषा निकली। कौन सी, तमिल, इसी से निकली तेलुगु, इसी से क्या निकली, तेलुगु। ठीक, और तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, कन्नड़, इसी से निकली हुई क्या है, दक्षिण शैली से निकली हुई भाषाएं। मतलब ब्राह्मी जो लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि में भारत की, दक्षिण भारत की हो चाहे उत्तर भारत की हो, दोनों भाषाओं में ब्राह्मी लिपि की क्या हुई है, उत्पत्ति इनसे हुई है। ब्राह्मी लिपि को इन भाषाओं की क्या, इन लिपियों की जननी माना जाता है। इसी ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखाएं हैं ये अशोक, कौसार, गुप्त, सिद्ध मातृका कोई कुटिल कह रहे हैं, और बूलर ने इसको न्यूनकोणीय की लिपि कहा। इसी कुटिल लिपि की दो शाखाएं, एक शारदा और एक कौन सी है, देवनागरी। तो कुटिल लिपि से निकली कौन सी, देवनागरी, और लहंदा जो है वो कैसे निकली है, आपकी शारदा से। ठीक है, और दक्षिण शैली की अगर हम बात करें, तो पल्लवी राजकुमार या पल्लव राजवंश ने ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली का क्या किया, विकास किया, जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। इस तरीके से हमारा जो देवनागरी लिपि का है वो क्या होता है, ब्राह्मी लिपि का इतिहास खत्म होता है। अब यहाँ से हमें एक चीज समझना है कि भारत में जो लिपि प्रचलन में है सबसे ज्यादा, मैंने कल वाली वीडियो में बताया कि भारत में लगभग 11 लिपियां हैं जो बोली जाती हैं, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है वो क्या, देवनागरी लिपि है। ठीक है, देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण, अब अगर हम देवनागरी लिपि की विशेषताओं की चर्चा करें कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, तो देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, जो मैंने ऊपर लाइन खींच दी है, ये जो ऊपर लाइन खींच दी है इसे बोला जाता है शिरोरेखा। इसे क्या बोला जाता है, शिरोरेखा। ये जो शिरोरेखा है, ये शिरोरेखा इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। मतलब ये कहेंगे हम कि जो ऊपर लाइन खींची जाती है, ये सब हम, जैसे अगर फर्ज कर लो मैंने इसको मिटा दिया तो हम कहेंगे ये शिरोरेखा विहीन हो गई, इसमें शिरोरेखा नहीं है। अब इसी शिरोरेखा को तो इसकी पहचान माना जाता है, और इसी शिरोरेखा को देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी कमी भी माना जाता है। क्यों माना जाता है कमी, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो शिरोरेखा है, इस शिरोरेखा का कोई मतलब नहीं है, और इस शिरोरेखा को बनाने से समय क्या होता है, जाया होता है, और इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इस शिरोरेखा को
देवनागरी लिपि की एक कमी माना जाता है और यही शुरू रेखा है जो देवनागरी लिपि की क्या है, पहचान है। आपको जहां भी ये शुरू रेखा मिले, जैसे हम बंगाल मतलब बंगाली भाषा है, जैसे आप अलग अलग भाषाओं को अगर देखो, तमिल है, ठीक है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, इनको देख लो। फिर उधर अगर अपन हिंदी को देखें, संस्कृत को देखें, ठीक है, संस्कृत को देखें, संथाली को देखें, बोडो को देखें, खस को देखें, नेपाली को देखें, तो इन सब में ऊपर क्या चलती है, शुरू रेखा। तो ये जो शुरू रेखा है, ये शुरू रेखा ही देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पहचान है, शुरू रेखा। और शुरू रेखा को ही देवनागरी की क्या कही जाती है, कमी कही जाती है। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की कमी क्या है। तो देवनागरी लिपि में जो क्या नाम से कमियों में गिना जाता है, वो शुरू रेखा को गिना जाता है। बाकी हम देवनागरी लिपि की अगर चर्चा करें तो अब तक की सबसे विकसित कह सकते हैं, सबसे विकसित देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में हर एक ध्वनि के लिए अपना एक क्या है, मतलब जो भी चिन्ह है उन सारे चिन्हों के लिए क्या है, एक ध्वनि है, स्वतंत्र ध्वनि है, प्रत्येक किसके लिए, वर्ण के लिए। जैसे इंग्लिश में एक सिस्टम है रोमन लिपि में कि वो साइलेंट कर देते हैं कि भाई सी साइलेंट हो गया, एम साइलेंट हो गया, एल साइलेंट हो गया, एफ साइलेंट हो गया, आर साइलेंट हो गया। तो यहाँ पर साइलेंट नहीं है कुछ भी। कहने का मतलब ये कि देवनागरी जो लिपि है, इस देवनागरी लिपि में जितने वर्ण हैं, हर वर्ण की अपनी ध्वनि है, अपना क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि भी इस तरीके की है जो एक दूसरे से मैच नहीं करती, और एक दूसरे से मैच न करने की वजह से किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, ध्वनि बोलने में, ध्वनि के उच्चारण में भ्रम पैदा नहीं होता। तो ये क्या है, इसकी विशेषताएं हैं कि वैज्ञानिक विधि है, प्रत्येक वर्ण के लिए अलग एक ध्वनि है। इसमें किसी भी प्रकार के अक्षर ऐसे नहीं है जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। इसमें उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उच्चारण में भी हम भ्रम पैदा नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो अपन आगे वर्णमाला में जिनकी डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन ज्यादातर कोई दिक्कत इसमें नहीं आती देवनागरी लिपि में। अगली इसकी विशेषता ये है कि प्रत्येक वर्ण को सिस्टमेटिक रखा गया है, यानी हमारा जो वोकल कार्ड है, या फिर हम कहें कि वोकल कॉर्ड जो हमारा है, या फिर हम कहें कि जो हमारा वाक्य तंत्र है, या फिर हम कहें कि यहाँ से जहां से हम बोलते हैं, ये 5 जगहों से, जिसमें कंठ है, तालु है, ठीक है, आपका मूर्धा है, दंत है और ओष्ठ है, ये इनके आधार पर वर्णों का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। मतलब ये कि अगर कंठ है तो कंठ वाले ही बोलेंगे, अगर तालु है तो उसके अंदर तालु वाले ही रखे हैं, अगर मूर्धा है तो मूर्धा से बोले जाए उच्चारित होने वाले वर्णों को वहां पर रखा है, अगर दंत है तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्णों को रखा है, अगर ओष्ठ है तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को रखा है। इसका मतलब ये कि ये भी ध्यान रखा गया है कि कौन सा वर्ण कब कहां कैसे बोलना है इंग्लिश में। अच्छा, और इसमें से स्वर को अलग कर दिया, व्यंजन को अलग कर दिया। जबकि हम अगर इंग्लिश में जाएं तो उसमें स्वर और व्यंजनों का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का क्या है, सिस्टम है। प्रत्येक शब्द को अपनी एक स्पेशल पहचान दे रखी है, किसने, देवनागरी लिपि ने। इसीलिए विश्व की जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, वो मानी जाती है क्या, देवनागरी लिपि। अब ये अपना लिपि वाला टॉपिक होता है खत्म।